हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक दूसरे अध्याय में आप लोगों के साथ फिर से आया हूं आपका रिवीजन कराने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो हमारी हर क्लास में लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे और जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई लास्ट के कुछ सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और क्या उस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन भाई हमारे पास आ चुका है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन दो। देखो, पिछले साल में और इस साल में थोड़ा सा अंतर है। इस क्वेश्चन को आप पीरियोडिक टेबल से भी रिलेट कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप एस ब्लॉक से भी जो है रिलेट कर सकते हो। अब क्योंकि हमें ये बात पता है कि एस ब्लॉक इस बार जेई मेंस में नहीं है, ठीक है, तो एस ब्लॉक से तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। सॉरी सॉरी। पर हाँ, ये जरूर पता है कि हाँ, अगर हम पीरियोडिक टेबल की सहायता लें तो पीरियोडिक टेबल से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। आप लोगों को याद होगा बेटा कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में एक संबंध होता था जिसको हम विकर्ण संबंध कहते थे, ठीक है, जिससे हम विकर्ण संबंध भी कहते थे। और आपको याद होगा इसी कारण लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मिलते थे। आपको पता है कि भाई जो हमारे पास पहला वर्ग होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते थे, बल्कि पोटेशियम और नीचे के जो तत्व हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाया करते थे। अब लिथियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता तो भाई मैग्नीशियम भी नहीं बनाएगा क्योंकि विकर्ण संबंध है। तो यहां पर ध्यान रखना है, लिथियम और मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरी बात ये आती है, लिथियम आयन की आयनिक त्रिज्या मैग्नीशियम 2+ की आयनिक त्रिज्या से बड़ी होती है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि लिथियम मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। इसका कारण होता है कि इनकी आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है, पर उसमें लिथियम आयन थोड़ा सा बड़ा होता है मैग्नीशियम 2+ से। मतलब इसका अगर 0.78 एंगस्ट्रोम के आसपास होती है और इसका होता है 0.74, ठीक है, 0.04 का अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो होती है थोड़ी लिथियम प्लस की ज्यादा। कारण ये भी है कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीशियम 2+ पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण साइज थोड़ा और छोटा हो जाता है। तो कथन हमारे पास ये भी बेटा जी सत्य ही होगा। तो हमें वो विकल्प चुनना है जिसमें कथन दोनों ही सत्य दे रखे हों। यहां पर कहा कथन एक गलत है, कथन एक व कथन दो दोनों गलत है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कथन एक सही है परंतु गलत दो है, ये भी नहीं, तो हम कहेंगे दोनों ही सही है। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। अब बढ़ते हैं भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब जरा देखो भाई, जेईई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिए गए तत्वों को धात्विक लक्षण के सही क्रम को निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है। आपको धात्विक लक्षण बताने हैं कि बेटर धातु कौन सी होगी। अब आप लोग एक बात समझने की कोशिश करना, जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे बेटा, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा अंदाजा लगाता हूं मैं इधर से इधर। अगर इधर सोडियम है एक आवर्त में, तो यहां पर क्लोरीन है। सोडियम हमारे पास क्या है, धातु, बताया गया था आपको, और क्लोरीन क्या है हमारे पास, अधातु। अगर मैं तीसरे आवर्त की बात करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर जाने पर अधातु आ रहे हैं, धातु कम हो रहे हैं। तो बेटा लेफ्ट से राइट जाने पर जो धात्विक लक्षण है, धात्विक लक्षण है वो घट रहे हैं। फिर जब हम ऊपर से नीचे की बात करेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता होगा परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है। आप लोग ये भी जानते होंगे धातु उन तत्वों को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। तो सोचो कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा, ऊपर वाले तत्व या नीचे वाले तत्व। आप कहोगे सर जो नीचे वाले तत्व है उनका परमाणु आकार बहुत बड़ा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना अच्छे से बना नहीं होता और वो जल्दी से निकल जाएगा, यानी सबसे शीघ्रता से धनायन नीचे वाले तत्व बनाएंगे। यानी ऊपर से नीचे जाने पर धनायन बनाने की क्षमता या धात्विक क्षमता बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विक लक्षण है या क्षमता है वो बेटा इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। अब यहां से रिलेट करना है, मैग्नीशियम पोटेशियम से क्या अच्छा धातु हो सकता है। दो कारण, एक तो
पोटेशियम यहां है। आपको पता है कि लेफ्ट में होना भी धातु अच्छा कहलाता है और ऊपर से नीचे जाना भी धातु अच्छा कहलाता है। तो पोटेशियम मैग्नीशियम से अच्छा धातु है। तो भाई ये तो गलत दे दिया फिर हमारे पास। अब बेरिलियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और केस की बात करें तो आप लोगों को पता होगा पोटेशियम क्या है, धातु। मैग्नीशियम क्या है, धातु। यहां तक ठीक है। अब बेरिलियम क्या है, धातु। थोड़ा समझना, धातु। और सिलिकॉन क्या होती है, अधातु। तो अब मुझे बताओ, जो अधातु है उसके अंदर धातु का लक्षण ज्यादा थोड़ा ही हो सकता है। तो क्या सिलिकॉन अच्छी धातु हो सकती है बेरिलियम से? आप कहोगे नहीं सर, यहां पर ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर अब जब यहां पर देखोगे आप, पोटेशियम सबसे नीचे है और लेफ्ट में है, तो सबसे अच्छी धातु हो गई ये। फिर मैग्नीशियम और बेरिलियम में कंपेयर करोगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करोगे ऊपर से नीचे जाने पर। आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ेंगे, यानी मैग्नीशियम अच्छी धातु होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम के। यहां पर आपने मैग्नीशियम को आगे रखा, फिर बेरिलियम। अब सिलिकॉन क्योंकि धातु है तो इसके अंदर धात्विक लक्षण सबसे कम होंगे, तो सबसे पीछे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप टिक करोगे बेटा और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो यहां से हमारा धात्विक लक्षण का रिवीजन हो गया कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है। अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 2 था और 4 था उसके बीच में क्वेश्चन नंबर 3 आता है वैसे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा अदर चैप्टर का था और वो फिजिकल केमिस्ट्री का था, इसलिए मैंने वो भी हटा दिया। हम आज इनऑर्गेनिक का ही पार्ट बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है क्या, सामान्यतः गुण केवल परिमाण जो कि एक आवर्त में अन्य गुणों की तुलना में विपरीत गुणों को दर्शाता है। विद्युत ऋणात्मकता, आप लोग जानते होंगे विद्युत ऋणात्मकता लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा बेटा, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। और ये क्वेश्चन कब आया बेटा, जेईई मेंस 2020 में आया है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप लोग जानते हो कि लेफ्ट से राइट जाने पर सामान्य जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो भी बढ़ती है। यानी अभी तक तो सेम है भाई। आयनन एंथैल्पी, आपको यह बात पता होगी कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो आयनन एंथैल्पी होती है वो भी सामान्यतः बढ़ती है। ठीक है, ये बात भी सही है। अब यहां पर दिया गया है परमाणुविक त्रिज्या के बारे में बात करें तो आपको याद होगा लेफ्ट से राइट जाने पर जो परमाणु का आकार होता है वो घटता चला जाता था अप टू ग्रुप 17 यानी 17वें ग्रुप तक घटता रहता था। वो अलग बात है, अक्रिय गैस का एकदम बड़ा हो जाता था। लेकिन सामान्यतः लेफ्ट से राइट जाने पर जब हम आकार की बात करेंगे तो ये क्या होता था बेटा जी, ये घट जाता था या घटता था। तो हमारे पास बताना है कि वो कौन सा गुण है जो बाकी 3 से अलग है। तो ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, तो घटता कौन हो गया बेटा, विकल्प डी। तो आप डी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया था जेईई मेंस 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 तत्व एक्स वाई जेड आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त में एक्स वाई जेड की ऑक्साइड क्रम से क्षारीय, उभयधर्मी व अम्लीय है। एक्स वाई जेड की परमाणुविक त्रिज्या का सही क्रम बताना है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। आप लोगों को एक बात याद होगी बेटा, मैं तीसरे आवर्त की बात कर लूं। तीसरे आवर्त में अगर मैं यहां पर एक सोडियम कह लेता हूं, एक मैग्नीशियम कह लेता हूं, एक एल्यूमिनियम कह लूं, एक सिलिकॉन कह लूं, एक फास्फोरस कह लूं और एक सल्फर कह लूं, इस तरीके चल रहा हूं मैं। तीसरे आवर्त के हैं। अब वो एक्स वाई जेड है, हमने तो बहुत सारे मान लिए यहां पर। उन्होंने क्या बोला है कि जो एक्स तत्व है उसका ऑक्साइड क्षारीय है। आपको ये बात पता होगी बेटा कि यहां पर इन दोनों के ऑक्साइड क्षारीय हुआ करते थे, पढ़ाया भी था मैंने। एल्यूमिनियम जो होता था वो उभयधर्मी होता था और ये होते थे, इनके जो ऑक्साइड होते थे वो होते थे अम्लीय। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर जो अम्लीयता होती थी या जो अम्लीय शक्ति होती थी ऑक्साइडों की, अम्लीयता वो इंक्रीज करती थी। और भाई ऑक्साइड की जो क्षारीयता थी वो क्या होती थी बेटा जी, क्षारीयता जो होती थी वो घटती थी, डिक्रीज किया करती थी। तो आप ये समझना कि जिस भी तत्व का ऑक्साइड अम्लीय है वो उतना ही राइट हैंड साइड में है, और किसी तत्व का अगर ऑक्साइड क्षारीय है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और कहीं उभयधर्मी है तो कहीं बीच में होगा। क्योंकि हम लोगों को एक आइडिया ये भी पता है कि इधर से इधर जाने पर, क्योंकि बाद में इन्होंने पूछा है
उभयधर्मी तथा अम्लीय है। एक्स वाई जेड के परमाणु संख्याओं का यानी परमाणु क्रमांकों का क्या अंतर होगा? तो हम लोग जानते हैं इधर से इधर जाने पर, ठीक है, जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या वो इंक्रीज करती है, ठीक है। तो देखो भाई, एक्स का क्या हो गया? ऑक्साइड। एक्स क्या हो गया? ऑक्साइड, क्षारीय। एक्स का हो गया क्षारीय यानी लेफ्ट में है। फिर वाई का क्या हो गया? उभयधर्मी। और जेड का क्या हो गया? अम्लीय। तो भाई पहले एक्स आई होगी, फिर वाई आई होगी, फिर जेड आई होगी। तो जो परमाणु संख्या होगी वो हमारे पास एक्स की सबसे कम, फिर वाई की, फिर जेड की। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास विकल्प बी। आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। सरल क्वेश्चन था, उनका मन था आपको 4 नंबर देने का, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर बेटा ये एक्स वाई जेड हमारे जो ऑपरेटर भैया हैं उनसे गलती हो गई होगी, ठीक है। 1 मिनट दो, कि 2 विकल्प सेम होगा यहां पर, सेम। खैर कोई नहीं, जो भी है आंसर यही है। आप किसी एक को उल्टा कर लेना, जैसे आपने ये वाला है इसको आप ऐसे मान लेना ताकि दोनों विकल्प सेम ना दिखें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स का ज्यादा है वाई से, ठीक है भाई, यही होगा हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक्स कम वाई ज्यादा जेड, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें अनिल इनियम, ठीक है, अनिल इनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। देखो बेटा, अनिलिन इन आपको पता होगा अन का मतलब होता है यू, ठीक है, यानी अन जो यूज होता है वो 1 के लिए होता है। नील का मतलब होता है 0। और इनियम जो शब्द यूज होता है वो हमारे लिए 9 के लिए यूज होता है भाई। किसके लिए? 9 के लिए। तो क्योंकि तो यहां पर हमारे पास जो आएगा 109 आएगा, क्योंकि 9 के लिए इनियम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर अन का मतलब यूनिट यानी 1, नील का मतलब 0 और इनियम का मतलब इन होता है। बेसिकली इनका मतलब होता है हमारे पास 0। यम हम इसलिए जोड़ते हैं यम, क्योंकि हमारे पास यम जो शब्द प्रयोग होता है ये धातु को प्रदर्शित करता है, धातु का सफिक्स होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा विकल्प ए। इसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जेईई मेंस ऑनलाइन 2020 में एक तत्व की 5 सतह आयनिक एंथैल्पी है या आयनिक ऊर्जाएं हैं 800, 2, 4, 2, 7, 3, 6, 5, 8 और 25,000 सीधा, फिर 32,000 किलो जूल प्रति मोल में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब मैंने आप लोगों को आयनिक ऊर्जा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, दूसरे को निकालने के लिए और ज्यादा देनी पड़ेगी, तीसरे को निकालने के लिए और ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जहां पर आयनन ऊर्जा में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, बहुत बड़ा आ गया, तो समझ जाना कि वो इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में ना होकर अंदर वाली सेल में होगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो यहां पर देखो, पहले क्या था, 800 से 2427, फिर 3627, 3658, लेकिन फिर हमारे पास सीधा 25,000 में नंबर आया, फिर 32,000, हजारों में चल रही है बातें, बड़े लार्ज। तो लार्ज डिफरेंस क्या आया कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, दूसरा मुश्किल था, तीसरा मुश्किल था, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन तो निकालने में पसीने छूट गए क्योंकि वो अंदर था। तो यहां से हमें बताना कि भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन ये 3 होंगे जो निकल गए होंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 3। तो विकल्प ए को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब देखो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रक्रिया जो उष्मा शोषी है। उष्मा शोषी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, उष्मा शोषी नहीं है, ये क्वेश्चन है 2020 में ये क्वेश्चन आया है। आपको याद होगा बेटा, प्रक्रियाओं में ये O- इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, लेकिन यहां पर ऑक्साइड जब बना होगा O2-, इसका मतलब है ऑक्सीजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा।
और आपको ये याद होगी, मैंने एक नोट पॉइंट लिखवाया था, ठीक है, द्वितीय हो या फिर तृतीय हो, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एंथैल्पी सदैव ऊष्मा शोषी होती है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको, और ये भी बताया था, कारण ये था कि भाई ये जो O पर नेगेटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, और जहां पर प्रतिकर्षण बल होता है वहां पर रिपल्शन होता है, ठीक है, और वहां पर ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा फिर देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बात तो भाई सही बात है कि यहां पर डेल्टा H का मान, ये एक्चुअली में डेल्टा Eg2 है, इसका मान धनात्मक ही होगा। सोडियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपको याद होगा आयनन ऊर्जा सदैव ही उष्मा शोषी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यह बात क्लियर है कि इस प्रोसेस में भी डेल्टा H का मान पॉजिटिव होगा। फिर यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना प्रथम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, द्वितीय नहीं, तो ये हमारे पास डेल्टा Eg1 है। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं डेल्टा Eg1 नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती। आपको याद होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करना होता है। अगर हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता, क्या होता, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उस कैटेगरी में आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य मानते थे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को धनात्मक मानते थे। अदरवाइज अगर हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनस्टेबल है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, उस स्थिति में हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान होगा वो ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है जो उष्मा शोषी नहीं है, मतलब आंसर तो आ ही गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन चलो आर्गन की बात कर लेते हैं। आर्गन हमारे पास अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। आपको याद होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल हुआ करता था, तो ऐसे तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 हुआ करती थी, और मैंने आपको बताया था इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहे वो प्रथम वाली ही क्यों ना हो, वो भी धनात्मक हुआ करती थी। तो देखो 3 प्रोसेस ऐसी हैं जिनके लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव है, और एक ऐसी जिसके लिए नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव वाली को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में आया था। इन्होंने कहा है कि 6th आवर्त में भरी हुई कक्षाएं हैं, 6th आवर्त में भरी हुई कक्षाएं हैं। आपको याद होगा बेटा, चलो भरी हुई कक्षाएं, पता नहीं ये क्या दिया हुआ है, लेकिन शायद ये कहना चाहता होगा कि छठे आवर्त में जो हमारे पास सबसेल हैं या उपकोष हैं वो किस प्रकार भरे जाते होंगे, पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाते होंगे। तो आपको शायद फिजिकल केमिस्ट्री में एक रूल सिखाया गया होगा, N+L रूल। क्या सिखाया गया होगा, N+L रूल, आप बाउ का नियम। तो ध्यान रखना भाई, आप बाउ का नियम, ठीक है, क्या होता है समझा देता हूं मैं आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में परमाणु संरचना में आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वही क्लियर कर रहा हूं। बात करेंगे बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाता है, उस उपकोष में जाता है जिसका या जिसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है, कम होती है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि सर ये बात तो आपने ठीक बताई कि पहले इलेक्ट्रॉन वहीं जाना चाहेगा जहां पर ऊर्जा कम होगी, ताकि वो स्टेबिलिटी फील कर पाए। पर दिमाग में एक और बात आ रही होगी, सर ऊर्जा का पता कैसे करते हैं, किसकी ऊर्जा ज्यादा है किसकी कम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊर्जा जो होती है किसी उपकोष की, वो समानुपाती होती है N+L का योग। और यदि N+L का योग, ठीक है, N+L का योग समान हो जाए, एक और ध्यान रखना बेटा यहां पर, यदि N+L का मान समान हो तो उस समय ऊर्जा समानुपाती होती है N के, ठीक है, कि जिसका N बड़ा होगा, जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या अधिक होगी, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी।
अब देखो 6s में अगर मैं n प्लस एन निकालू तो n कितना हो गया 6, s के लिए l का मान कितना होता है 0, तो ये हो गया 6। ठीक है, फिर 5f की बात करेंगे तो 5n हो गया। f के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा 3, तो 5 प्लस 3 हो गया 8। और 6d के लिए अगर हम बात करें तो 6d में 6, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ये भी हो गई 8। और भाई यहां पर 6 प्लस p के लिए l की वैल्यू होती है 7। तो देखो आप सबसे छोटा मान किसका आया, सबसे छोटा मान n प्लस एल 6s का आया। इसका मतलब हुआ कि 6s की ऊर्जा सबसे कम है, क्योंकि देखो ऊर्जा समानुपाती है n प्लस एल के। n प्लस एल का मान जितना ज्यादा होगा ऊर्जा उतनी ज्यादा, n प्लस एल का मान जितना छोटा होगा ऊर्जा उतनी कम। ठीक है, तो बेटा सबसे कम मान आया है 6s का, तो सबसे पहले भरा जाएगा 6s। अब 6s तो इन चारों ऑप्शन में दे रखा है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, देखो 5f और 6d में 8 योग आ रहा है, लेकिन 6p की बात करोगे तो बेटा यहां पर 7 योग आ रहा है, यानी 6s के बाद वो आपके पास जो भी है 6s के बाद 6p भरना चाहिए था। तो 6x के बाद 6p कहां पर रखा है, देखो 6x के बाद 5 नहीं, 6x के बाद 5d नहीं, 6x के बाद 4f नहीं, अच्छा 4 भी दे दिया क्या इस बार, चलो देखते हैं। 6x के बाद 6p आना चाहिए था, लेकिन यहां पर बेटा हमारे पास 4f भी दे दिया गलती से इन्होंने। चलो चेक करते हैं कि भाई 4f भी है कि नहीं है। अब यहां पर हम देखोगे ये वाला तो हो नहीं सकता, यहां पर तो जो मान है वो 6 8 8 7 मतलब बढ़ता हुआ क्रम नहीं है। इधर देखो बेटा 6s में 6 योग आएगा, 6 प्लस 0 यानी 6, यहां पर 4 प्लस 3 यानी 7, 5 और 2 क्या आएगा बेटा 7 आएगा, और 6 प्लस 1 यहां पर भी 7 आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे 6 मान है इसका, तो सबसे पहले यही भरा जाएगा। फिर हमारे पास 4f है, तो 4f में 7 मान है, 5d में 7 मान है और 6p में 7 मान है। हमें पता है कि यदि n प्लस एल का मान समान हो तो ऊर्जा n के बराबर होती, n के समानुपाती होती है। तो यहां पर 4 सेल है, यहां पर 5th सेल है और यहां पर 6th सेल है, तो n का मान यहां पर 4 छोटा है तो ऊर्जा कम होगी, तो फिर उसके बाद 4f भरा जाएगा। 5d और 6p में चेक करोगे तो n प्लस एल का मान समान है, लेकिन 5d का n छोटा है, इसीलिए 5d भरा जाएगा और फिर 6p भरा जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास b हो गया बेटा। ठीक है, तो आई होप इन्होंने कहा कि छठे आवर्त में भरी हुई कक्षाएं, आवर्त में बोलिए छठे कक्षा की सेल की बारे में बात नहीं करी, तो छठे आवर्त में भरी हुई कक्षाएं हमारे पास ये वाली हो जाएंगी। अब बाकी में जो ऑर्डर आएगा वो थोड़ा उल्टा सीधा आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेईई मेंस 2020 में आया था O-2 का आयनिक त्रिज्या का सही क्रम N-3 F-Mg2 प्लस Na प्लस और एल्यूमिनियम प्लस 3। आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, लेकिन अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। F माइनस में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 10 हो गए। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, ठीक है 12 होते हैं, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब 10 बचे। इसमें 11 होते हैं, चला गया 10 बचे। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 3 चले गए 10 बचे। यानी सब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैंने आप लोगों को आकार के बारे में बात कराया था। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैंने जब आकार की बात करी थी तो आकार का मान क्या था बेटा, आकार समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है जेड बाई ई के। जेड बाई ई का मतलब क्या होता था, परमाणु क्रमांक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, कि जिसका जेड आई बी ई की मान बड़ा होगा आकार उसका छोटा होगा। ठीक है भाई, तो जरा देखो अगर यहां पर मैं इसके जेड की बात करूं तो भाई इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 10 है, इसका 9 है, यहां पर 10 है, यहां पर 12 है और यहां पर 10 है, यहां पर 11 है, यहां पर 10 है और यहां पर 13 है, यहां पर 10 है। तो बेटा सबसे बड़ा मान किसका है, एल्यूमिनियम का 1.3 है ना, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा मान है। और जेड बाई ई का मान जितना बड़ा होगा आकार उतना छोटा होगा, तो ध्यान रखना है एल्यूमिनियम प्लस 3 सबसे छोटा होना चाहिए। और N3 माइनस 0.7 जेड बाई ई का मान सबसे छोटा है तो आकार बड़ा होना चाहिए। तो देखो भाई N-3 कहां पर बड़ा दे रखा है,
n-3 बी और सी में दे रखा है, इसका मतलब डी और ए तो इसका आंसर नहीं हो सकते। फिर बात आती है और O-2, O-2 इसमें दे ही नहीं रखा, अच्छा दे रखा होगा, शायद मिसिंग होगा बेटा, O-2 मिसिंग होगा, जिसका हमारे पास 8/10 आएगा। ठीक है, तो फिर n-3 से O-2 F-1, तो करेक्ट ऑर्डर होगा बेटा हमारे पास विकल्प सी होगा। इसी को टिक करना है और आगे बढ़ना है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अनियम, अनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? अनिल, अनियम, ठीक है, अनलिन, अनियम, ठीक है भाई, देखना ध्यान, 101 आएगा इसका आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कैसे हुआ इसका 101 थोड़ा समझना। अन, अन मतलब यूनिट, यूनिट एक, निल मतलब 0, फिर अन, फिर एक, इयम तो इनका सफिक्स होता था पीछे लगने के लिए। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक तो यहीं से पता लग जाता, अन, निल, अन, इयम को हटा दो तो फिर हम अन 101 हो जाएगा। तो बेटा ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2020 में 4 नंबर देने का मन कर रहा था फ्री में, तो आपको मिल गए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जेईई मेंस 2019 में आया था, प्रथम तथा द्वितीय आयन ऊर्जाओं के बीच सर्वाधिक अंतर किस तत्व में है? प्रथम और द्वितीय, यानी प्रथम और द्वितीय आयन ऊर्जाओं में अंतर सर्वाधिक कहां पर होगा? जहां पर पहला इलेक्ट्रॉन तो होगा बाह्य सेल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? अंदर वाली सेल में, तभी अंतर बना होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि बेरियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और इसका होता है NS1, इसका भी होगा NS2 और ये भी क्या होगा NS2, यानी यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेम कक्षा से निकालोगे। पर पोटेशियम है प्रथम वर्ग का तत्व, क्षारीय धातुओं का तत्व, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो फिर N-1 यानी सेकंड वाली थर्ड वाली सेल से निकालना पड़ेगा, जो कि पहले से ही अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके रखी होगी। तो वहां पर प्रथम और द्वितीय आयन ऊर्जा का जो अंतर होगा वो सबसे बड़ा हमारे पास बी में होगा बेटा, इसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये इन्होंने कहा है प्रथम आयन एंथैल्पी का सही क्रम है जिंक, निकल, मैग्नीशियम और टाइटेनियम। आपको एक बात पता होगी, अगर आप भूल भी रहे हो तो कई कारण हैं जो आप पहले वाले को टिक करोगे कि भाई जिंक की सबसे ज्यादा होती है। एक तो ये चीज कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा है वो सामान्यतः बढ़ती है। तो जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें जिंक कहां है? सबसे राइट में, 12वें में। दूसरा कारण यह है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिंक का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बाहर का 4s इलेक्ट्रॉन होता है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला कारण, और भाई राइट हैंड साइड में होने का दूसरा कारण। मतलब सारी चीजें कहती है कि जिंक सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा रखने वाला स्पीसीज है। तो अगर आप पीछे भूल भी रहे हो तो आप देखो क्या यहां पर जिंक सबसे ज्यादा है? नहीं। क्या यहां पर जिंक सबसे ज्यादा है? आप कहोगे नहीं। तो हम क्या कहेंगे भाई, ऑप्शन नंबर 1 इसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे कहानी में। अब देखो भाई यहां पर लिखा है वह युग्म जिसकी परमाणविक त्रिज्या एक जैसी होती है। ठीक है, एक जैसी होती है, लगभग समान के बारे में बात करनी है। देखो बेटा स्कैंडियम और निकल में जाओगे तो ये एक ही आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, एक ही आवर्त के तत्व है और ये भी 3D सीरीज में है, तो यहां पर तो अंतर ज्यादा होता है। तो ये तो हो नहीं सकते भाई, क्योंकि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है और निकल का 28 है, तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया। बीच में बहुत सारे तत्व हैं और हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त सारणी में आकार घटता है। ये आंसर हो नहीं सकता। मैग्नीज और रीनियम में जो है ज्यादा अंतर आता है, किसका? वर्ग का, आवर्त का। मतलब मैग्नीज अगर ऊपर रखा हुआ है तो फिर आपके पास नीचे रीनियम, ठीक है, टेक्नीशियम और भी नीचे रीनियम ऐसे रखे होते हैं। तो यहां पर भी बहुत बड़ा अंतर है। फिर बात करेंगे टाइटेनियम और हॉफनियम में। टाइटेनियम और हॉफनियम में भी बेटा ये अंतर आता है। यहां पर मोलिब्डेनम और टंगस्टन को आप साथ साथ याद रखोगे, मतलब कुछ चीजें याद रखने वाली होती है और कारण इसमें वही एफ संकुंचन, ठीक है, वही होता है। तो बी आंसर को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे भाई। जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
जेईई मेंस 2019 में एक और क्वेश्चन आया है, असामान्यतः आवर्त सारणी के वर्ग में नीचे जाने पर घटने का तथा बढ़ने का गुणधर्म क्या है। मतलब नीचे जाने पर घटने तथा बढ़ने का गुणधर्म क्या है। तो यहाँ पे योग दे रखे हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी बेटा, आवर्त सारणी वर्ग में नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ती है, ठीक है। और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है, घटती है। विद्युत ऋणात्मकता यहां पर देखोगे तो भाई ये घटती है, और परमाणु त्रिज्या ये बढ़ती है, ठीक है। अब जरा देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी क्या होगी बेटा, घटती है, और विद्युत ऋणात्मकता ये भी घटती है, घटती है। यहां पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ये भी घटती है। तो जरा ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है कि नीचे जाने पर पहली चीज घटे और फिर बढ़े, यानी जिसमें पहले घटती हो बाद में बढ़ती हो, वो हमारे पास विकल्प बी ही है, जिसमें विद्युत ऋणात्मकता के साथ इसका क्रमशः गुणधर्म मैच होता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाइयों और बहनों, अगले क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा है जेईई मेंस ऑनलाइन 2019 में एक क्वेश्चन आया, और इन्होंने कहा यदि ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान 141 किलो जूल प्रति मोल है, ठीक है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान होगा पहले के बराबर, पहले लेकिन पहले से कम ऋणात्मक। ये शायद बेटा यहां पर एक नेगेटिव चिन्ह छूटा होगा, ठीक है, पहले से और ऋणात्मक या धनात्मक। देखो आपको याद होगा प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की होती है ना, आपको पता होगी ये बात कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो यहां पर 1s2 2s2 और 2p4 ये होता है, और इसका बाह्य सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल है नहीं, अनस्टेबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये अस्थायी है। और आपको याद होगा जो भी अस्थायी स्पीसीज होती थी, जब उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन डालते थे तो O-, तो यहां पर जो प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो माइनस में जाती थी, कोई भी माइनस वैल्यू हो सकती है, -x, ठीक है। तो ये जो मान दे रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान 141, ये यहां पर शायद गलती से डेल्टा बन गया होगा सर से, ठीक है, जो पीपीटी बना रहे थे, यहां पर ये साइन ना होकर यहां पर नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। कैसा साइन होगा बेटा, नेगेटिव साइन होगा ऐसे करके। अब उसके बाद क्या होता था कि हम लोग, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक और डालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो यहां पर बनता था O-2। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती थी वो हमारे पास पॉजिटिव होती थी। क्यों मैंने ऐसे बोला, मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, और वो हम देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। लेकिन दूसरी, तीसरी या चौथी इलेक्ट्रॉन गेन लब्धि होगी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, वो हमेशा ही धनात्मक हुआ करती थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में एक प्रतिकर्षण बल होगा। जहां प्रतिकर्षण बल होता है वहां पर ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। तो इसने कहा कि पहले के मान के लगभग बराबर, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऋणात्मक, लेकिन ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, पहले से और ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, तो धनात्मक। तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे बेटा कि वो धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जेईई मेंस ऑनलाइन 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणात्मकता निम्न में से किसके समान है और वह कौन होगा। आप लोगों को विद्युत ऋणात्मकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है। इसमें आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी बेटा, और आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में विकर्ण संबंध पढ़ा होगा, ठीक है। और विकर्ण संबंध क्या होते थे बेटा, कि लिथियम का विकर्ण संबंध था मैग्नीशियम से, ठीक है, और आपने बेरिलियम का विकर्ण संबंध था एल्यूमिनियम से, और भाई यहां पर बोरोन का विकर्ण संबंध होता था सिलिकॉन से, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां पर यही बात कहेंगे कि जब इसका विकर्ण संबंध बेरिलियम से है, तो यहां पर विकल्प में बेरिलियम दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो यहां पर लिथियम बोरोन कार्बन ये तो है नहीं, तीनों के तीनों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, इसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है।
आपको लग रहा होगा कि सर क्या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, इतना कम टाइम लगता है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में? तो भाई आप देख सकते हो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और टाइम कम इसलिए लगता है बेटा कि इनऑर्गेनिक में सबसे कम टाइम लगता है अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक पता है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम ऑर्गेनिक में लगता है 40 सेकेंड, लेकिन 1 मिनट से भी ज्यादा का टाइम फिजिकल केमिस्ट्री में लगता है। तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करते हुए अगर उसमें टाइम लग रहा हो तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, ये ना सोचे कि हमसे तो एक क्वेश्चन में 3 मिनट लग गए तो बाकी पूरा पेपर कैसे होगा। पेपर डिजाइन इस तरीके से होता है कि फिजिकल में अगर आपके 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग भी रहे हैं तो वो मैनेज हो जाते हैं इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे पास। चलिए भाई अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन दे रखा है कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम तथा सल्फर के परमाणविक त्रिज्या का सही अनुक्रम होगा। देखो बेटा अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो अगर हम बात करें कार्बन कहीं यहां है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। और सल्फर के बाद यहां पर पहले आता है फॉस्फोरस, यहां पर आता है सिलिकॉन, और यहां पर क्या आएगा बेटा एल्यूमिनियम, और यहां पर हमारे पास आएगा मैग्नीशियम, और यहां पर सोडियम और पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। मतलब ये इस तरीके से पीरियोडिक टेबल मैंने वो बनाई है जो आपको मतलब पता लग जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इधर से इधर जाने पर क्या होता है, जो परमाणु आकार है, ठीक है, या परमाणु त्रिज्या है जो, वो घटती है, डिक्रीज होती है, बात आपको पता है। और ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु आकार है या परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है बेटा, बढ़ती है। वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो यहां पर हुआ क्या बेसिकली कि भाई देखो उधर से इधर आएंगे तो भी आकार बढ़ा, नीचे जाएंगे तो भी आकार बढ़ेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं सीजियम दे रखा है और सीजियम सबसे बड़ा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो भाई जिस विकल्प में सीजियम सबसे बड़ा दे रखा है हम तो पहले उसको चुनेंगे। तो यहां पर सीजियम सबसे बड़ा दे रखा है ए में और भाई बी में, ठीक है। चलो अगर अब बात करोगे इसकी सी में और डी में, ये तो आंसर गायब हो गए। अब बात करेंगे बेटा सबसे छोटे की। अगर आप ध्यान से देखोगे सल्फर और एल्यूमिनियम में, सल्फर और एल्यूमिनियम में इधर से इधर जाने पर आपको पता है उल्टा जाने पर साइज बढ़ेगा। तो एल्यूमिनियम बड़ा होगा सल्फर से, एल्यूमिनियम बड़ा है सल्फर से। पर कार्बन क्योंकि दूसरे आवर्त का तत्व है, ऊपर का तत्व है, तो सबसे छोटा तो यहां पर कार्बन ही होगा। तो कार्बन सबसे छोटा, फिर सल्फर, फिर एल्यूमिनियम और फिर सीजियम। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इसी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। अब जरा देखते हैं आगे की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको। हाँ भाई हो गया। अगला क्वेश्चन क्या करना है, परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है। यूरोपियम, सीरियम, होफनियम और नाइट्रोजन। देखो जहां नाइट्रोजन को बड़ा दिखाया गया है क्योंकि नाइट्रोजन तो दूसरे आवर्त का तत्व है, ठीक है, वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये तो हो गया गायब, ठीक है। नाइट्रोजन इनसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये वाले जो तत्व हैं यूरोपियम और सीरियम ये बहुत नीचे आते हैं, ठीक है। ये लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड वाला पार्ट होता है। अब जरा देखोगे भाई सीरियम, हॉफनियम जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। सीरियम एफ ब्लॉक के तत्व है, लेकिन जो सबसे नीचे आता है वो हमारे पास यूरोपियम आता है, ठीक है। यूरोपियम एक्टेनॉइड होता है और जो सीरियम है वो हमारे पास लैंथेनॉइड होता है। तो एक तरीके से जितना ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो परमाणु त्रिज्या का हिसाब देखा जाए तो सबसे छोटा नाइट्रोजन, फिर डी, फिर एफ में भी जो सबसे नीचे आएगा वो यूरोपियम होगा, और भाई सीरियम उससे लैंथेनॉइड है तो बेटा ऊपर रहेगा। अब बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न परमाणुओं में से किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा उच्चतम है। जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो निम्न परमाणु में से किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा उच्चतम है। अगर आप ध्यान से देखोगे इनको अरेंज करोगे तो यहां पर मेरे पास सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, सीजियम है, ऐसे होता है बेटा। इधर देखोगे आप तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और यहां पर स्कैंडियम है, ठीक है।
अगर आप इन दोनों में तुलना करें, पोटेशियम में और स्कैंडियम में, तो आप ये कह सकते हो कि इधर से इधर जाने पर परमाणु क्या नाम, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। पर अगर जब ग्रुप में देखा जाए रुबिडियम, ठीक है, और सोडियम और पोटेशियम में, तो सबसे ऊपर कौन होगा बेटा, हमारे पास सोडियम होगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सोडियम का जो परमाणु आकार है वो सबसे छोटा है, और यदि परमाणु आकार इसका सबसे छोटा होगा तो आप मुझे एक बात बताएंगे, ठीक है, परमाणु आकार सबसे छोटा होगा तो आयन ऊर्जा क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा। लेकिन उसी वक्त आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, और वो पढ़ी होगी कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है, जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनमें डी ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब रीजन आता है सर ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि अगर मैं स्कैंडियम की बात करूंगा बेटा, तो स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 21, और भाई यहां पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d1। वास्तव में दो चीजें हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बेटा वो 4 से जाएगा, ठीक है, 4s2 से जाएगा। और आपको ये भी याद होगा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भले ही ऐसे करते हैं पर 3D वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा पहले होंगे, या ये कह सकते हैं आप कि जो नाभिक है, नाभिक डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नाभिक की तरफ उतना पेनिट्रेट नहीं होते, ठीक है, और उतना पेनिट्रेट नहीं होते तो नाभिक जो है, परमाणु जो नाभिक है, नाभिकीय आवेश इन डी पर ना लगकर एस वालों पर थोड़ा ज्यादा लग जाता है, जिससे टाइट बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, टाइट बन जाते हैं नाभिक के साथ, और इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। आप लोगों ने जब कभी 11वीं भी करी होगी तब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा होती है वो एस ब्लॉक वालों से ज्यादा होती है। कारण होता है कि डी वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से संकुचित नहीं हो सकते, उनके नाम का अधिक जो परमाणु आपके पास नाभिकीय आवेश है वो बाहर वाले एस पर लग जाता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए बेटा हमारे पास एस ब्लॉक। तो स्कैंडियम जो है ये हमारे पास डी ब्लॉक है, तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो भाई यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है 21 में, कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सिलीनियम और आर्गन के लिए निम्न में से कौन सा प्रथम आयनन एंथैल्पी, ये एंथैल्पी होगा बेटा, ठीक है, एंथैल्पी के बढ़ते क्रम को सही दर्शाता है, ठीक है, और जेई मेंस 2013 में आया है बेटा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तीसरे इसको अगर हम अरेंज करें सबको, तो भाई देखो आर्गन की सबसे ज्यादा होगी, ये बात समझ लेना, ठीक है, आर्गन की सबसे ज्यादा है, सब में सबसे ज्यादा दे रखी है क्योंकि ये अक्रिय गैस है। फिर अगर हम बात करें कैल्शियम में और बेरियम में, ठीक है, इनको चेक करते हैं भाई कैल्शियम और बेरियम में, तो इसको छोटे छोटे ग्रुप बनाकर समझना है। आप लोग जानते हो कि बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, और कैल्शियम के नीचे कौन आएगा बेटा, कैल्शियम के बाद कौन आएगा भाई, स्ट्रॉन्शियम, और स्ट्रॉन्शियम के बाद आएगा बेरियम। आप लोगों को याद होगा कि बेरियम तक, ठीक है, हालांकि एक रेडियम भी होता था लेकिन बेरियम तक ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, इसका रेडियम में बढ़ जाती थी ड्यू टू एफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर कैल्शियम और बेरियम में चेक करोगे तो भाई ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, तो कैल्शियम की ज्यादा होगी बेरियम से। तो जहां पर भी बेरियम की ज्यादा दे रखी होगी कैल्शियम से उसको हटा देना, ठीक है, जहां पर भी बेरियम की ज्यादा दे रखी होगी कैल्शियम से वो हटा देना ऑप्शन में से। तो देखो भाई यहां पर बेरियम की ज्यादा दे रखी है कैल्शियम से तो हटा दो, बेरियम की ज्यादा दे रखी है कैल्शियम से हटा दो, यहां पर कैल्शियम की ज्यादा दे रखी है बेरियम से, ये सही है, यहां पर बेरियम की ज्यादा दे रखी है कैल्शियम से, ये सही है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब कोई भी दो ग्रुप बना लो उसी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे सल्फर वाले परिवार से, आपको पता है सल्फर के नीचे कौन आता है, सिलीनियम आता है, और ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव क्या होता है, कम होता है ग्रुप नंबर 16 में। तो सिलीनियम की कम होगी, सल्फर की ज्यादा होगी, तो जहां पर सिलीनियम की ज्यादा दे रखी होगी सल्फर से वो हटा देना है। देखो यहां पर सिलीनियम की सल्फर से ज्यादा दे रखी है तो हटा दिया, यहां पर सिलीनियम की सल्फर से ज्यादा दे रखी है हटा दिया, यहां पर सिलीनियम की ज्यादा दे रखी है सल्फर से हटा दिया, सल्फर की ज्यादा होती सिलीनियम से, यानी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ठीक है। जब आपके पास आवर्त अलग अलग हो, ठीक है, वर्ग अलग अलग हो, तब छोटे छोटे पेयर बनाकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।
वहां पर बहुत महानता नहीं दिखाने की भाई हम तो पूरा एक्सप्लेन ही करेंगे, पूरा क्वेश्चन को दीर्घानुसार पूरा 2 पेज का भरेंगे। ये आईआईटी है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करके आपको 4 नंबर कमाने होते हैं, बस बात ये है। ठीक है, और आपके कितने भी तिगड़म हो, अब जब पेपर आप देने पेपर बैठे हो, नॉलेज तो आपने पूरे साल भर ले ली, प्रैक्टिस आपने पूरे साल कर ली, अब सिर्फ मेन मकसद ये रहेगा क्वेश्चन करना और सही करना, बस 4 नंबर किसी तरह से झोली में आते रहे। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम का प्रथम आयनन विभव 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Na+ की इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी कितनी होगी, ये पूछा है। आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 में आया हुआ है। सोडियम का आयनन विभव की अगर हम बात करें तो सोडियम जो है बेटा, अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसमें जो भी एंथैल्पी यूज होगी यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो भी खर्च होगी वो क्या होगी हमारे पास, ठीक है, या इसको हम डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी कह लो या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लो। ठीक है भाई, कितनी खर्च हुई बेटा, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो आपके पास क्या बोलते हैं इसको, क्रिया है, ठीक है, ये आपके पास वो होती है, घटना है, ये उष्मा शोषी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हीट देनी पड़ती है। अब आप क्या करोगे बेटा, अगर आपने इस वाली रिएक्शन को उल्टा कर लिया तो यहां पर Na+ इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहां पर Na बन जाएगा। इस अभिक्रिया को देखोगे तो यहां पर Na+ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लब्ध कर रहा है। तो भाई यही एंथैल्पी जो वहां पर है इसका ऋणात्मक मान, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में उष्मा गतिकी में आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी अभिक्रिया की दिशा चेंज कर देते हैं, उत्पाद को अभिकर्मक और अभिकर्मक को उत्पाद बना देते हैं, तो एंथैल्पी का परिमाण उतना ही रहता है लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है। और अब इसको हम क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, वो भी किसकी, Na+ की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, Na+। मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह होगा 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खतरनाक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन को आप देख पा रहे हो कि माइनस के 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए भाइयों, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, AIEEE 2011 में क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आवर्त सारणी 15 में, आवर्त सारणी के वर्ग 15 में हाइड्राइडो का स्थायित्व NH3 से BH3 तक बढ़ता है। भाई ये क्वेश्चन तो पहले ही क्लियर हो गया। आप लोगों को याद होगा, अगर मैं ग्रुप 15 के बारे में बात करूं, इधर मेरे पास अमोनिया है, फिर मेरे पास फॉस्फीन है, फिर मेरे पास आर्सेनिक के साथ 3 हाइड्राइड, एंटीमनी के साथ 3 हाइड्राइड और 3 हाइड्रोजन और बिस्मिथ के साथ 3 हाइड्रोजन। अभी आप लोगों को एक बात पता होगी कि यहां पर जो बॉन्ड बने होंगे वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, और ऊपर से नीचे जाने पर क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तो बेटा इनके बाह्य सेल का भी आकार बढ़ेगा, इनके बाह्य सेल में रहने वाले ऑर्बिटलों का भी आकार बढ़ेगा और उनसे बनने वाले बॉन्ड का भी आकार बढ़ेगा। तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिकली इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि बॉन्ड जितने लंबे होते चले जाएंगे बॉन्ड उतने वीक होते चले जाएंगे, और बॉन्ड जितने वीक होंगे वो जल्दी से टूट जाएंगे। कहने का मतलब है कि BIH3 तक ऊपर से नहीं जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड दुर्बल हो रहे हैं, तो इनका तापीय स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा, ना कि बढ़ेगा। पर यहां पर हमें क्या दे रखा है, आवर्त सारणी के वर्ग 15 में हाइड्राइडो का स्थायित्व NH3 से BH3 तक बढ़ता है। बढ़ता नहीं बेटा, ये घटता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, असत्य स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो हमें असत्य ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर A को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर दिया गया है नाइट्रोजन D पाई P पाई बंद नहीं बना सकता। अब नाइट्रोजन के अंदर जब D इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो वो D पाई P पाई बॉन्ड कैसे बना लेगा, तो बात तो सत्य है बेटा। ये NN एकल बंध PP एकल बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। और N2O4 की 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन बीच में भी रख सकते हो और दोनों साइड भी रख सकते हो। तो हमें असत्य बताना है भाई, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है AIEEE 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए ऑक्साइडों के बढ़ते क्षारीय स्वभाव का दर्शाता है। आपको याद होगा बेटा, ठीक है, कि मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया था कि N2O, ठीक है, MgO, Al2O3, शायद यहीं तक काम बन जाएगा, ठीक है।
और नीचे क्या था हमारे पास, K2O भी दे रखा है। तो आप लोग ये बात जानते होंगे ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइडों का नेचर जो है वो समान होता है। तो बेटा पहली बात तो ये है कि अगर मैं इसमें जल घोलता हूं तो इसका जो बेस बनेगा वो होगा NaOH, और ये होगा MgOH का होल ट्वाइस, और ये होगा एल्यूमिनियम OH का होल थराइज। अच्छा बेस वो होता है जो आसानी से OH माइनस दे दे, पर क्योंकि यहां पर Na प्लस है, यहां पर Mg2 प्लस है, यहां पर एल्यूमिनियम प्लस 3 है, तो बेटा धनायन के ऊपर जितना ज्यादा आवेश होगा वो OH माइनस को उतना टाइटली बांध के रखेगा अपने साथ, और आसानी से OH माइनस को मुक्त नहीं करेगा। तो जो आसानी से OH माइनस को मुक्त नहीं करेगा तो भाई सीधी सी बात है कि वो जल्दी से OH माइनस भी नहीं देगा और दुर्बल बेस होगा। तो यहां पर ये +3 है, ये +2 है और +1 है। सोच लो अब कौन आसानी से OH माइनस देगा। आप कहोगे सर OH माइनस आसानी से सोडियम दे देगा। इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो भाई इनके हाइड्रोक्साइडों का नेचर और इनकी जो प्रकृति होगी आपके पास ऑक्साइडों की सेम रहती है। तो अगर मैं क्षारीय प्रकृति की बात करूं तो इधर से इधर जाने पर, ठीक है, आवर्त सारणी में उधर से इधर आने पर जो क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, अब देखो जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें K2O या फिर NaOH और KOH में तुलना करनी पड़ेगी। हम लोग ये बात जानते हैं कि यहां पर NaOH में और KOH में पॉजिटिव चार्ज तो समान है +1, लेकिन यहां पर भी +1 है। ऊपर से नीचे जाने पर अगर हमें क्षारीय प्रकृति देखनी है तो हम यहां पर सिर्फ आवेश नहीं देखते, आवेश का घनत्व देखते हैं। आप लोग ये बात जानते होंगे बेटा आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है। आवेश घनत्व का सूत्र होता है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ आवेश कह लो, या आवेश बटे आकार, या फिर आयतन, जो भी आपका मन करे। अब क्योंकि आवेश दोनों पर समान है लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या है बेटा, बढ़ रहा है। आकार बढ़ेगा तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम। आवेश घनत्व कम होगा तो OH माइनस इससे अच्छे से नहीं बंधे होंगे, थोड़े लूजली बंधे होंगे, इसीलिए OH माइनस आसानी से मुक्त कौन कर पाएगा, KOH। तो KOH कह लो या इसका ऑक्साइड कह लो, बात एक ही होती है। तो K2O सबसे ज्यादा यहां पर परबल अक्षार होगा। तो भाई करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है AIEEE 2010 सही अनुक्रम जो तत्वों के आयनिक त्रिज्याओं का घटता क्रम प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, ठीक है, आपके पास FO-2 है, ठीक है, F- और यहां पर क्या दे रखा है, और Na+, Mg2+ और एल्यूमिनियम +3। अगर इन सभी में हम एक चीज निकालते थे कि जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीजों के लिए जो परमाणु आकार होता था या परमाणु त्रिज्या होती थी, ठीक है, या आयनिक त्रिज्या जो कह लो आप, कुछ भी, आयनिक त्रिज्या वो Z/E के व्युत्क्रमानुपाती होती थी। और Z/E क्या होता है बेटा, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, E का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इसका Z कितना है 8, और इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 10, यहां पर 9/10, ठीक है, यहां पर 11/10, 12/10 और 13/10। तो सबसे बड़ा मान किसका आ गया बेटा, एल्यूमिनियम का 1.3। तो बेटा इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होगी। फिर उसके बाद मैग्नीशियम 2+, फिर Na+, सबसे बड़ा कौन होगा, O-2। तो O-2 सबसे बड़ा कहां दे रखा है बेटा, D में। फिर F-, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर D। आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा जेई मेंस 2014 का ऑनलाइन है और कहा है निम्न में से कौन सा सीरीज दो तत्व X और Y के बीच में संबंध का सही निरूपित करता है। X और Y, आयनीकरण की एंथैल्पी बढ़ती है बेटा। लिथियम से अगर हम पोटेशियम पर जाएंगे तो आयन बनाने के लिए एंथैल्पी घटती है क्योंकि परमाणु आकार जो है वो घटता है, बढ़ता है, सॉरी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, असत्य हो गई।
आगे देखो नेक्स्ट, फ्लोरीन से और ब्रोमीन की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लाभ की एंथैल्पी ऋणात्मक चिन्ह के साथ बढ़ती है। आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की सबसे, फ्लोरीन की जो है, अगर ब्रोमीन तक जाएंगे तो बेटा ब्रोमीन की ज्यादा तो होगी नो डाउट, क्योंकि आप लोगों को याद होगा यहां पर मैंने जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में ऑर्डर बनाया था वो कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन की जो होती है फ्लोरीन से कम होती थी, लेकिन इस वाले आवर्त में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्लोरीन की ज्यादा हुआ करती थी ग्रुप 17 में, आपको याद आ गया होगा, इस तरह का मैंने वक्र बनाकर आपको समझाया था। तो यहां पर फ्लोरीन और ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लाभ की एंथैल्पी बढ़ नहीं घट रही है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी और ब्रोमीन की कम होगी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी बेटा, असत्य हो गई। अब बात करते हैं इसकी, कार्बन से जर्मेनियम परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्बन से जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आप लोग जानते हो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, सत्य स्टेटमेंट हो गई। आर्गन से जीनन उत्कृष्ट स्वभाव बढ़ता है, नहीं, उत्कृष्ट स्वभाव नहीं बढ़ता, घटता है, जबकि कैसे, आप लोगों को पता होगा, मैंने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तो मैंने हीलियम, नियोन और आर्गन को अक्रिय गैस कहा था या उत्कृष्ट गैस कहा था, जबकि जीनन को मैंने नोबल गैस कहा था। कारण क्या था कि जो जीनन है वो अक्रिय गैस नहीं होती। कारण क्या था बेटा कि जीनन जो है फ्लोरीन के साथ यौगिक बना लेती है, इसलिए अपना अक्रिय नेचर या उत्कृष्ट नेचर जो है खो देती है। तो ये कह रहा है कि आर्गन से जीनन तक उत्कृष्ट स्वभाव बढ़ता है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गई, असत्य स्टेटमेंट हो गई। तो हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया गया है क्या भाई, जेई मेंस 2019 है, दो तत्व दे रखे हैं ए तथा बी की निम्न आयनन एंथैल्पी का अवलोकन करा हुआ है, पहली, सेकंड और थर्ड, और बी का बताया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर आप ए के बारे में बात करो तो 889, 1754, ठीक है, और भाई फिर हमारे पास अंतर क्या आया है 14,000 में, मतलब सीधा 1,000 समथिंग से 14,000 समथिंग चला गया, यानी इसके बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो ए जो होगा बेटा, ये कहां से होगा बेटा, ए और 2 में, ए और 2 जो है ये कहीं ना कहीं हमारे पास वर्ग 2 के तत्व हैं, क्योंकि जिसके बाह्य सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ग 2 से संबंधित होता है, ठीक है भाई, वर्ग 2, जिसके बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होता है बेटा, ध्यान रखना है, क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 या समूह 2 में रहती हैं। अब बी की बात करेंगे, 737 और 1450 में बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है, 100 का अंतर है, मतलब हजारों का भी अंतर नहीं है, लेकिन जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर 7,000 कुछ आ जाएगा मान। अब 7,000 मान एक बहुत बड़ा मान है, एकदम से बड़ी जंप आ गई, इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद होगा, अंदर वाली सेल के अंदर, जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहां पर भी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो 2 है, तो संयोजी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा जी, क्षारीय मृदा धातु को ही निरूपित होता है, और क्षारीय मृदा धातु जो है आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में रखी गई है, दूसरे। तो मैं कहूंगा दोनों ए तथा बी समूह 2 से संबंधित है, ठीक है, और जहां बी ए से नीचे है, मतलब बी जो है वो ए से नीचे होगी, तो आप ध्यान से देखोगे ऊपर से नीचे जाने पर भी क्या होना चाहिए, आपके पास आयन विभव कम होना चाहिए। तो देखो पहली को कंपेयर करोगे कम है, दूसरी को कंपेयर करोगे कम है, तीसरी को कंपेयर करोगे कम है, यानी ये सीधी बात है कि जो बी है वो नीचे है, ए जो है वो ऊपर है, तो दोनों ए तथा बी समूह 2 से संबंधित है, जहां बी ए से नीचे है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी होगा बेटा, इसी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है जेई मेंस ऑनलाइन 2019 के अंदर, सामान्यतः आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पर घटते तथा बढ़ते गुणधर्म का बात बताना है। शायद ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं,
घटने की अगर हम बात करें तो यही कहेंगे हम भाई, विद्युत ऋणात्मकता ये घटती है और परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, इसी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। जेई मेंस 2019 ऑनलाइन का क्वेश्चन है, तत्वों के पाउलिंग विद्युत ऋणात्मकता मान सही विकल्प है। विद्युत ऋणात्मकता का मान का हिसाब बताना है, सही बताना है बेटा कि सही में कौन सा होगा। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगा यहां पर वापस से, कि भाई इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो अगर मैं टिलूरियम और सिलूनियम की बात करूंगा तो आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टिलूरियम। तो टिलूरियम नीचे है, मतलब ना, टिलूरियम अगर नीचे होगा बेटा तो टिलूरियम की विद्युत ऋणात्मकता कम होनी चाहिए, यहां पर क्या दे रखी है ज्यादा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर गैलियम और जर्मेनियम की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि गैलियम बोरोन फैमिली का है और जर्मेनियम कार्बन फैमिली का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, और यहां पर बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। आप लोग जानते हो इधर से इधर जाने पर यानी आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, ये मैंने पहले यहां पर बताया। तो जर्मेनियम की ज्यादा होनी चाहिए गैलियम से, ठीक है, ये बात करेक्ट हो गई। फिर जब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम सिलिकॉन में इधर जाने पर बढ़ेगी। तो यहां पर दे रखा है एल्यूमिनियम की ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फॉस्फोरस और सल्फर में अगर आप चेक करोगे तो फॉस्फोरस इधर आता है कहीं, ठीक है, यहां फॉस्फोरस होगा और यहां पर सल्फर, तो बेटा सल्फर की ज्यादा होगी फॉस्फोरस से। यहां पर दे रखा क्या है, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से। तो करेक्ट आंसर आपके पास बी एंड डी होगा, इसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। एक बार मैं चेक कर लूं भाई कोई इसमें गलत तो नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, शायद फिर ये ऐसा होगा भाई। वैसे तो उसका आंसर हमने ठीक ही करा है, जो भी करा है, अगर दो हैं तो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सही तो है, सल्फर की ज्यादा होती है ना फॉस्फोरस से, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। और सल्फर की ज्यादा होगी फॉस्फोरस से, यहां पर दे रखा है फॉस्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो मैंने उल्टा टिक मारना, मतलब क्रॉस करना था और मैंने टिक कर दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जेई मेंस ऑनलाइन 2020 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। देखो बेटा अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आप लोग जानते हैं इधर से इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या कह लो या परमाणु आकार कह लो, परमाणु आकार घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो सबसे नीचे कौन है बेटा, सबसे नीचे हो गया ब्रोमीन, और इस कोने पर कौन है, फ्लोरीन, और सबसे ऊपर भी। सबसे छोटा होगा फ्लोरीन और सबसे बड़ा होगा हमारे पास ब्रोमीन। इस चीज को ही ध्यान में रखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों करने का तरीका ये होता है, जब आपके पास आवर्त अलग, वर्ग अलग, तो कोई दो पॉइंट समझ लो, फ्लोरीन और ब्रोमीन। अब फ्लोरीन के लिए सी दे रखा है, सी होना चाहिए सबसे छोटा, ठीक है, और ई होना चाहिए सबसे बड़ा। तो देखो बेटा सी सबसे छोटा यहीं पर दे रखा है, बाकी कहीं नहीं, तो आप इसी को टिक करो। और ई सबसे बड़ा इधर ही दे रखा है, बाकी मतलब बाकी में भी दे रखा है, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही होगा, इसी को आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही लगते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।